मधुरगंज के एक आलीशान महल जैसे कोठे के एक आलीशान कमरे की खिड़की से वो अपने सूखे नैनों से मधुरगंज की गलियों का सूनापन और बंजर रास्ते को निहार रही थी, जहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन में तो लगता है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना, रात को ये गलियाँ इतनी रोशन हो जाती है, लगता है किसी की शादी हो। माही ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। उतने में एक परिंदा उड़कर माही की हाथ पर बैठ गया। माही ने बड़े प्यार से उसको चूमते हुए कहा, आ गया बिट्टू, बार बार कहाँ चला जाता है रे तू? पता है एक तू ही तो है जिससे मैं खुलकर बात कर सकती हूँ, वरना यहाँ है ही कौन। कहने को तो सब अपने हैं, मगर अपनापन सिर्फ तेरे साथ ही महसूस होता है। माही को परिंदों से बहुत प्यार था। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय माही इन परिंदों के साथ बिताती है। कभी परिंदों को प्यार से दाना खिलाती, कभी उसके साथ बातें करती, तो कभी उसके साथ खेलती। बस ऐसे ही माही अपना अकेलापन, दर्द, सब कुछ इन परिंदों के साथ बांटती। सारे परिंदों में से माही का सबसे खास परिंदा था बिट्टू। बिट्टू हमेशा माही के साथ ही रहता था। माही के अकेलेपन का साथी है बिट्टू। उतने में कोठे की मुखिया मनोरमा ताई आई। लंबा कद, मोटी सी, मानो खाते पीते घर की हो। पूरे बदन पर गहने सजे हुए थे। बालों का जूड़ा जिस पर मोगरे का गजरा लगा हुआ था, आंखों में गहरा काजल, कपाल पर बड़ी सी गोल बिंदी, बड़े से होठ जिस पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी, और मुंह में पान। ऐसी ही है मनोरमा, जिसे प्यार से सब ताई बुलाते थे। ताई ने माही के पास आते हुए कहा, अरे माही, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, रात को तेरा प्रोग्राम है, तू जल्दी से तैयार हो जा। साहब लोग आते ही होंगे, भेजती हूँ लड़कियों को, वो तुझे अच्छे से तैयार कर देगी। कुछ देर बाद लड़कियां माही को तैयार करने आ गई। कोई उसके बालों को संवार रही है, तो कोई उसे गहनों से सजा रही है। उसमें से एक लड़की ने कहा, कितनी खूबसूरत हो आप, काश ऐसी खूबसूरती अल्लाह ने हमें दी होती। खूबसूरती को इतनी अहमियत मत दो हीर, कभी कभी खूबसूरती ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। माही ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो आप? हीर ने हैरानी से पूछा। तू नहीं समझेगी, अब तुम सब जाओ, मुझे कुछ देर एकांत चाहिए। जब साहब लोग आए तो मुझे बुला लेना। माही के कहने पर सब लड़कियां वहां से चली जाती है। माही उठकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को निहारने लगती है। कटीली आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ, गोरा बदन जो भारी भरकम गहनों से सजा हुआ था, लंबे बाल, मानो जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। माही ने पास पड़ा गमला उठाया और जोर से आईने की तरफ फेंका। क्यों? माही जोर से चिल्लाई। आखिर मेरे साथ ही क्यों? नफरत है मुझे इस चेहरे से, नफरत है खुद से, नफरत है। कहते हुए माही फूट फूट कर रोने लगी। उसके सारे जज्बात इस टूटे हुए आईने की तरह बिखर रहे थे। कुछ टूटने की आवाज़ से मनोरमा ताई आई। क्या हुआ माही, ये आवाज़ कैसी? माही ने फटाफट अपने आंसू पोंछे और एक बनावटी मुस्कान के साथ ताई की तरफ मुड़ी। कुछ नहीं ताई, वो गमला मेरे हाथ से छूट गया और आईने पर लग गया, जिसकी वजह से आईना टूट गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से चलो, प्रोग्राम शुरू करना है। जी ताई, आती हूँ। ताई ने अपनी आंख से काजल लेकर माही के कान के पीछे लगा दिया। बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे, कहते हुए ताई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद माही नीचे आई। हॉल को चारों तरफ से दिए से सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, और इस तेज रोशनी में माही और भी चमक रही थी। बड़े बड़े साहब आए हुए थे। किसी के हाथ में शराब की बोतलें, तो किसी के हाथ में फूलों का गजरे। जिस रात माही का प्रोग्राम होता था, उस रात कोठे पर कुछ ज्यादा ही भीड़ रहती थी। सब माही की खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि उस पर लाखों रुपए उड़ाते थे। माही ताई के लिए एक बहुत बड़ा जरिया थी पैसा कमाने का। माही ने सबको अपने अंदाज में आदाब करते हुए अपना नाचना शुरू किया। वहां बैठा एक नौजवान लड़का बड़े ही चाव से माही को सुन रहा था। माही नाचते नाचते उस लड़के के पास आई। माही कुछ देर उस लड़के की आंखों में देखती रही। वो लड़का उठकर वहां से चला गया। जैसे ही माही का नाच खत्म हुआ, सबने पैसों की बौछार कर दी। कुछ उसे गंदी नजर से देख रहे थे, तो कुछ गंदी बातें बोल रहे थे। एक साहब उसके करीब आए और उसको छूने की कोशिश की, लेकिन माही ने उसे जोरदार एक चाटा मारा और कहा, मैं एक तवाइफ जरूर हूँ, लेकिन मुझे धंधे वाली समझने की भूल मत करना। आज तक इस माही को उसकी इजाजत के बगैर किसी ने नहीं छुआ, इसलिए आगे से ध्यान रहे।
मैं सिर्फ तुम लोगों का मनोरंजन करती हूँ, मुझे अपनी रखेल समझने की भूल मत करना। इतना कहकर वो चली जाती है। माही की बात सुनकर वो साहब अब ताई पर भड़का। ये क्या है ताई, आपकी ये लड़की कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही है, इसे तो मैं देख लूँगा, उस साहब ने कहा। उस लड़की की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वो ऐसी ही है। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है, आप सब जा सकते हो, ताई ने कहा। कोठे से बाहर निकलते ही वो नौजवान किसी से टकरा गया। विनय, उस नौजवान ने कहा। आकाश, यार कहाँ चला गया था तू, और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चल यहाँ से, विनय ने कहा। सही नहीं है मतलब? आकाश ने हैरानी से पूछा। किसी ने देख लिया यहाँ तो हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तुझे पता है विनय, उस लड़की की आवाज़ में एक दर्द है, उसकी आंखों में एक सूनापन है, उसके लब खामोश थी मगर दिल बहुत कुछ कहना चाहता है। वो उस जगह के लायक नहीं है, पता नहीं फिर भी वो वहाँ क्यों है। ये तो क्या बोल रहा है यार, कोठे की लड़की है, उसका तो काम यही है लड़कों को फंसाना। देख, वादा कर तू इस जगह दोबारा नहीं आएगा। विनय, तू अच्छे से जानता है मुझे और मेरे काम को, फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। जानता हूँ, पता नहीं क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। आकाश ने एक नज़र कोठे को देखा तो उसे ऊपर खिड़की पर खड़ी माही दिखी, जो आकाश की ओर देख रही थी। अब चल, विनय उसे खींचता हुआ ले गया। आकाश को देख माही ने मन ही मन कहा, कौन है ये? जिस मर्द की आंखों में देखा उसमें सिर्फ हवस और जिस्म की भूख दिखाई दी, मगर आज जब इसकी आंखों में देखा तो मुझे सम्मान की भावनाएं दिखाई दी। इतना अच्छा इंसान इस कोठे पर क्या करने आया था? ये उन मर्दों में से नहीं है जो अपनी रातें रंगीन करने आते हैं। फिर कौन है ये और यहाँ क्यों आया था? कुछ देर बाद ताई गुस्से से माही के कमरे में आई। ये नीचे तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? बड़े साहब थे वो, तुम जानती नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं माही, तुम क्यों नहीं समझती? तबाइफ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, जितनी जल्दी हो सके इसे अपनाना होगा तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारी यही ज़िंदगी है, ताई ने कठोर आवाज़ में कहा। ये सुन माही ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, जानती हूँ ताई कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहकर भी इससे निकल नहीं सकती, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती, ये बात याद रखना। मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी बहुत कोशिश की थी इन लड़कियों को इन सब से दूर रखने की, मगर पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं ताई, है, लेकिन जो एक बार इस दलदल में फंसता है वो चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं सकता। ताई की बात सुनकर माही कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद माही ने कहा, सुबह मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान खरीदना है, इजाज़त मिलेगी? भाग गई तो? ये सुन माही ने हंसते हुए कहा, मैं चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती, आपने मुझे आश्रय दिया है, उस दिन आप नहीं होती तो ये माही उसी दिन मर गई होती। वैसे भी पूरे शहर में मैं इतनी बदनाम हो गई हूँ कि भाग कर गई भी तो सब धक्के मार के निकाल देंगे जैसे पहले निकाला था। आप चिंता मत करिए ताई, इस कोठे के अलावा मुझ जैसी बदनसीब को कोई पनाह नहीं देगा। ठीक है, हीर को साथ ले जाना। ठीक है ताई। दूसरे दिन सुबह माही हीर को लेकर बाजार चली गई। खरीदारी करके दोनों वापस आ रही थी, तभी माही की नज़र एक खूबसूरत गिटार पर पड़ी। हीर, तू यहीं रुक, मैं अभी आई। इतना कहकर माही उस गिटार की दुकान पर गई। बड़े ही प्यार से माही ने गिटार को छुआ। एक वक्त था जब तुझे कभी खुद से अलग नहीं किया और आज देख तेरे बिना जीना पड़ रहा है, माही ने नम आंखों से कहा। दूसरे ही पल उसने खुद को संभाला और वहां से चली गई। पास में खड़े आकाश को ये बहुत अजीब लगा। ऐसा क्यों कह रही है लड़की, आकाश ने मन ही मन कहा। एक तेज हवा का झोंका आया जिससे माही का दुपट्टा उड़कर आकाश की घड़ी में अटक गया। माही को लगा कि किसी ने जानबूझकर उसका दुपट्टा खींचा, इसलिए वो मुड़कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। माही ने जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि आकाश ने पकड़ लिया। बिना वजह जाने किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आपका दुपट्टा हवा की वजह से मेरी घड़ी में अटक गया, आकाश ने दुपट्टा निकालते हुए कहा। सॉरी। इतना कहकर माही वहां से चली गई। चलते चलते माही की नज़र एक इंसान पर गई। उसे देखते ही उसके पैर वहीं के वहीं थम गए और आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही है और कौन है वो लड़का? हीर ने कहा।
थोड़ी देर बाद माही ने खुद को संभाला और हीर को लेकर गुस्से से वहां से चली गई। कोठे पर पहुंचते ही माही सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके अपना दुपट्टा फेंक दिया, बाल बिखेर दिए और कमरे की सारी चीजें तोड़ने लगी। कभी कभी जब दर्द हद से बढ़ जाता है और बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है, तब माही ऐसे ही तोड़फोड़ करती है और खुद को चोट पहुंचाती है। थोड़ी देर रोने के बाद माही सारा टूटा हुआ सामान समेटती है और बिट्टू को हाथ में लेकर बैठ जाती है। तुझे पता है, आज फिर अपने ने दिल पर दस्तक दी है। आज दिल में दबा दर्द उभर रहा है। मेरी एक गलती ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, छोड़ दिया मरने के लिए। इतने सालों बाद आज क्यों मेरी जिंदगी में उसने दस्तक दी, क्यों? माही ने बिट्टू से कहा। 2 दिन बाद हीर माही के कमरे में आई और कहा, दीदी कोई लड़का आया है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। लड़का? कुछ नाम वगैरह बताया उसने? माही ने हैरानी से पूछा। नहीं दीदी, बस कह रहा है कि आपसे मिलना है। ठीक है, भेजो उसे। हीर के जाने के बाद माही मन ही मन सोचने लगी, कौन हो सकता है? कहीं वीर तो नहीं? नहीं, वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। तो फिर कौन हो सकता है? इतने सालों में तो कभी कोई लड़का मिलने नहीं आया, आज अचानक कौन हो सकता है? वो लड़का माही के कमरे में आया। माही अब भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैथिली, उस लड़के ने कहा। उसके मुंह से मैथिली नाम सुनकर माही अपने ख्यालों से बाहर आई। जी? माही चौंकते हुए उसकी तरफ मुड़ी। माही उस लड़के की तरफ मुड़ी और जैसे उस लड़के को देखा तो माही के होश उड़ गए। मैथिली? उस लड़के ने कहा। कौन मैथिली? यहाँ कोई मैथिली नहीं रहती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम माही है। क्या हो गया तुझे मैथिली? ये कैसी हालत बना दी तूने? भगवान का शुक्र है कि तू जिंदा है। हमें लगा कि। माही ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली। सही लगा था आपको वीर भैया। मैथिली तो उसी दिन मर गई थी भैया, जिस दिन उसे बेइज्जत करके धक्के मारकर निकाल दिया गया। मैथिली तो उसी दिन मर गई थी। ये माही है, एक नाचने गाने वाली तवायफ। ये क्या हो गया तुझे मैथिली? अभी की अभी मेरे साथ घर चल। कौन से घर ले जाओगे मुझे वीर भैया? वो घर जिसके दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। वो घर जहाँ एक बाप ने जीते जी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। कौन से घर ले जाओगे मुझे? ऐसा नहीं है मैथिली, बस बहुत हो गया। आपका एक तवायफ के कोठे पर इस तरह आना अच्छी बात नहीं है। चले जाइए यहाँ से और दोबारा इस बदनाम गलियों में मत आना। मेरी बात तो सुनो मैथिली। वीर उसे मनाने आगे बढ़ा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप जा रहे हो या धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? माही ने गुस्से से कहा। ये सुन वीर हैरानी से माही को देखने लगा। मैथिली, ये क्या कर रही है तू? मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। अब बहुत देर हो चुकी है भैया। अब यही मेरी जिंदगी है और इस हकीकत को मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं आपको धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊँ, प्लीज चले जाइए यहाँ से। माही ने कठोर आवाज में कहा। माही की बात सुनकर वीर पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। आज माही का सब्र टूट गया। आज फिर दर्द ने दिल पर दस्तक दे दी। आज फिर माही खुद को चोट पहुंचाने पर तुल गई। माही ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। ज्यादा रोने की वजह से वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तब माही ने खुद को ताई के पास पाया। ताई, माही ने उठते हुए कहा। अरे अरे, लेटी रहो, मैं यही हूँ। क्या हुआ माही, अचानक बेहोश कैसे हो गई? ताई ने पूछा। पता नहीं ताई, पर अब मैं ठीक हूँ। आप सब जाइए। ठीक है बेटी, आज रात का प्रोग्राम कैंसिल कर देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। मैं ठीक हूँ ताई, कुछ कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। आज प्रोग्राम जरूर होगा, आप उसकी तैयारी करें। माही रात के प्रोग्राम के लिए सज धज कर नीचे आई। सबको आदाब करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत की। खूब नाच गाना हुआ। सबने उस पर नोटों की बरसात कर दी। प्रोग्राम खत्म होते ही माही अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद आकाश ताई के पास आया। ताई, अभी अभी जो नाच रही थी, मुझे वो लड़की चाहिए, आकाश ने कहा। यह सुनकर ताई ने एक नज़र आकाश को देखा और फिर कहा, कोई नया कबूतर लगता है। वो लड़की किसी भी मर्द से नहीं मिलती। ये शायद तू नहीं जानता होगा। कोई दूसरी पसंद आए तो बोल। थोड़ी देर सोचने के बाद आकाश ने कहा, नहीं ताई, चाहिए तो यही लड़की। आप बस एक बार उनसे मिलने की इजाज़त दे दीजिए। ये सुनकर ताई ने मन ही मन कहा,
देखने में पार्टी मालदार लगती है, लूट ले मनोरमा। ठीक है, 5,000 मिलने के, बोल मंजूर है? सिर्फ मिलने के 5,000? आकाश ने हैरानी से कहा। हाँ, क्योंकि आज से पहले किसी मर्द को उसके कमरे में जाने की इजाज़त भी तो मैंने नहीं दी। तुम पर भरोसा करके जाने दे रही हूँ। ठीक है, ये लीजिए पैसे। आकाश ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा। ये हुई ना बात, जाओ, लेकिन सिर्फ 15 मिनट काफ़ी है मेरे लिए, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश मुस्कुराता हुआ माही के कमरे में आया। माही पीठ के बल अपना चेहरा तकिए पर दबाकर गुमसुम सी सोई हुई थी। मिस मैथिली, आकाश ने कहा। अपना नाम सुनकर माही एकदम से खड़ी हो गई। कौन? माही ने मुड़ते हुए कहा। मैं आकाश खन्ना। मुझे आपसे। उसकी बात बीच में ही काटते हुए माही ने अपना चक्कू निकाला और आकाश की गर्दन पर रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? किसने आने दिया तुम्हें? ताई, ताई, माही जोर से चिल्लाई। आकाश ने झट से चाकू खुद से दूर फेंका। देखिए मैथिली जी, मेरी बात तो सुनिए, कहते हुए आकाश माही की तरफ बढ़ा। ये देख माही ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे पास आए तो मेरा नाम माही है, मैथिली नहीं, समझे? और तुम वही हो ना जो उस रात कोठे पर आए थे? तुम बाजार में भी मुझे मिले। कौन हो तुम? मेरा पीछा कर रहे हो? पुलिस वाले हो क्या? नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ मैथिली जी, मैं बस आपसे मिलना चाहता था। ये क्या मैथिली जी लगा रखा है? मेरा नाम माही है, एक बार में समझ नहीं आता तुम्हें? अच्छा, अगर तुम्हारा नाम माही है तो फिर अपने दाएं हाथ में मैथिली क्यों लिखा हुआ है बोलो? जब बाजार में मुझे मारने के लिए तुमने हाथ उठाया था तब तुम्हारे हाथ पर ये नाम देखा मैंने। कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ तुम्हें। जब इस कोठे में देखा तो मैं भी हैरान रह गया कि क्या ये वही लड़की है? जानते होंगे, मुझे नहीं पता। माही की बात सुनकर आकाश ने मन ही मन कहा, तुम्हें कैसे पता होगा मैथिली? तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम कभी आकाश खन्ना से मिली भी थी। तुम अच्छे घर के हो और अच्छे घर के लड़के ऐसी बदनाम गलियों में नहीं भटकते। माही ने कहा। किसने कहा कि ये बदनाम गलियां हैं? क्या यहाँ लोग नहीं बसते? क्या यहाँ के लोगों में दिल नहीं होता, भावनाएं नहीं होती, दर्द नहीं होता, प्यार नहीं होता? जहाँ ये सारी चीज़ें होती है वो गलियाँ कभी बदनाम नहीं होती। बस कुछ लोग उन्हें बदनाम बना देते हैं। कोई अपने शौक से तबायब नहीं बनती, हालात उसे तबायब बनने पर मजबूर कर देते हैं। वरना हर औरत को अपनी इज्जत प्यारी होती है। लेकिन ये दुनिया, ये समाज ऐसा ही है। एक नाचने गाने वाली को कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखता, कोई इज्जत नहीं होती उसकी। जिसको इस दुनिया ने, इस समाज ने नकारा है, उसको इस कोठे ने अपनाया है। ये कोई नहीं समझता कि उसके अंदर भी दिल होता है, दर्द होता है, भावनाएं होती है, प्यार होता है। मगर यही तबाइफों की ज़िंदगी होती है। कोठे में शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। खैर छोड़िए, वैसे बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं आप। यही तो मेरा काम है। मतलब? माही ने आश्चर्य से पूछा। मतलब ये कि मैं एक पत्रकार हूँ और साथ ही में मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और आजकल तबाइफों की ज़िंदगी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। जानकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तुम इस कोठे पर कैसे पहुँची और तुमने अपना नाम क्यों बदला? मुझे सब जानना है। आकाश की बात सुनकर माही खामोश हो गई। उतने में हीर आई और कहा, वो ताई ने आपको बुलाया है, कहा कि मिलने का टाइम खत्म हो गया आपका। चलिए मैथिली जी, चलता हूँ, लेकिन कल फिर आऊँगा। मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना अतीत कभी नहीं बताऊंगी। वो तो वक्त ही बताएगा मैथिली जी। मेरा नाम माही है, मैथिली नहीं। यही तो जानना है कि तुम मैथिली से माही कैसे बनी और क्यों। इतना कहकर आकाश मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात का वक्त था। रोज की तरह आज भी कई कस्टमर अपनी रातें रंगीन करने आए हुए थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी ताई के पास आया। ताई ने सुनीता को बुलाया और हीर को तैयार करने के लिए कहा। यह सुन सुनीता ने कहा, यह क्या कर रही है ताई? हीर, आज नहीं तो कल उसे भी तो यही करना है, ताई ने कहा। लेकिन ताई, जितना कहा उतना करो, ताई ने गुस्से से कहा। ताई का गुस्सा देख सुनीता कुछ बोल नहीं पाई। सुनीता हीर के कमरे में आई और कहा, हीर, चल तुझे आज अच्छे से तैयार कर देती हूँ। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? हीर ने बड़े ही मासूमियत से पूछा।
नहीं, बल्कि कोई आ रहा है जिसको तुझे अपनी अदाओं से खुश करना है। लेकिन क्यों? इसके बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अब ज़्यादा सवाल मत कर और जल्दी से तैयार हो जा, वरना ताई का गुस्सा तो तुझे पता ही है। थोड़ी देर बाद सुनीता हीर को तैयार करके चली गई। कुछ देर बाद वो अधेड़ उम्र का आदमी हीर के कमरे में आया। हीर की खूबसूरती देखकर वो उस पर लट्टू हो गया। वो हीर को छूने के लिए आगे बढ़ा। उसके इरादे से अनजान हीर वहीं खड़ी मुस्कुराती रही। उस आदमी ने हीर को कसकर पकड़ लिया। हीर को जब एहसास हुआ कि कुछ गलत है, इसलिए खुद को छुड़ाते हुए हीर ने कहा, अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अबे मैं तेरा अंकल नहीं, आशिक हूँ जाने मन, उस आदमी ने कहा। हीर रोने लगी और इधर उधर भागने लगी। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? उस आदमी ने कहा और हीर की तरफ बढ़ा। उस आदमी ने जोर से हीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसका दुपट्टा खींचकर उसके बदन से अलग कर दिया। हीर रोने लगी और खुद को छुड़ाने की व्यर्थ कोशिश करने लगी। उस आदमी ने हीर के हाथों को पीछे अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और उसके पैरों पर अपने पैर रखे हुए थे। हीर चाहकर भी वहां से हिल नहीं सकती थी। वो हीर के चेहरे को चूमने लगा और फिर गर्दन को उस आदमी ने हीर को उठाया और बेड पर ले गया। प्लीज मुझे छोड़ दो, वरना मैं चिल्लाऊंगी, हीर ने रोते हुए कहा। पैसे दिए हैं मैंने, वसूल तो करके ही रहूंगा, चुपचाप मेरा साथ दे, उस आदमी ने कहा और जोर से हीर के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ लिया। हीर चिल्लाने लगी तो उस आदमी ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। गलती से हीर का हाथ टेबल पर लगा, जिसकी वजह से टेबल पर रखा गमला जमीन पर गिरा। माही वहीं से गुजर रही थी। कुछ टूटने की आवाज से माही दौड़ती हुई हीर के कमरे के पास आई। माही ने सुना तो अंदर से हीर के रोने की आवाज आई। हीर क्या हुआ, तू ठीक है? माही ने बाहर से ही आवाज लगाई। माही की आवाज सुनकर जैसे ही हीर दरवाजे की तरफ बढ़ी, उस आदमी ने उसे अपनी ओर खींचा। माही समझ गई थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। माही ने अपनी हेयर पिन निकाली और दरवाजा खोला। सामने का नजारा देख माही की आंख से क्रोध की ज्वाला बहने लगी। हीर दौड़कर माही के गले लग गई। दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए, हीर ने रोते हुए कहा। माही गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ी और एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हुए? माही ने गुस्से से कहा। तू कौन है बे? वैसे तू भी कुछ कम नहीं है। चल आज तेरे साथ मैं अपनी रातें रंगीन बनाऊंगा, उस आदमी ने कहा। यह सुन माही ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और खींचकर ताई के पास ले आई। ताई के हाथ से पैसे छीनकर सीधे उस आदमी के मुंह पर मारे। ये ले तेरे पैसे और दोबारा यहाँ दिखा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, समझा? माही की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से पैर पटकते हुए चला गया। माही की इस हरकत से ताई ने कठोर आवाज में कहा, ये सब क्या है माही? हीर क्यों ताई? बोलो, बच्ची है वो अभी। आपने एक बार भी नहीं सोचा? माही ताई पर भड़क उठी। 19 साल की हो चुकी है वो, और आज नहीं तो कल उसे भी यही सब करना है। कभी नहीं ताई, ऐसा सोचना भी मत। मैंने उसकी मरती हुई मम्मी से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हीर को इस दलदल में नहीं फंसने दूंगी, इसलिए आगे से ध्यान में रहे। हीर का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। तू एक दिन मेरा कोठा बंद करवा के रहेगी। माही अपने कमरे में आई और आंखें बंद करके एक गहरी सोच में पड़ गई। दीदी, हीर ने आते हुए कहा। हीर की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर आई। हीर आकर माही की गोद में लेट गई। एक लड़की होना इतना मुश्किल है, ये आज पता चला दीदी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों दीदी? ज्यादा मत सोचो हीर, बस भरोसा रखो कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई छू भी नहीं सकता। क्या इन सब से निकलने का कोई रास्ता नहीं है दीदी? हीर के इस सवाल का माही के पास कोई जवाब नहीं था। या अल्लाह, प्लीज किसी को मसीहा बनाकर यहाँ भेज दे जो हमें यहाँ से निकालकर एक अलग ही दुनिया में ले जाए। झूठे सपने देखना बंद कर हीर, कोई मसीहा आने वाला नहीं है। अब सो जाओ, कल महाकाल की पूजा करनी है, सुबह जल्दी उठना है। कुछ देर बाद हीर माही की गोद में ही सो गई और रहते रहते माही को भी नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह माही पास के महाकाल मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतने दिल से किसे मांग रही है मैथिली जी? माही ने देखा तो आकाश खड़ा था। आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? माही ने पूछा। क्यों, हम सुबह सुबह यहाँ नहीं आ सकते? आपका यहाँ बार बार आना ठीक नहीं आकाश बाबू। हमारे सामने तवाइफों वाली भाषा मत बोलो मैथिली। क्यों तवाइफ हूँ
तो उन्हीं की भाषा बोलूँगी ना। क्यों भाग रही हो खुद से, अपनी पहचान से? क्यों मैथिली? हम किसी से भी नहीं भाग रहे, बहुत भाग लिया, अब और नहीं भागा जाता, थक गई हूँ। मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, चलोगी मेरे साथ? हम किसी अजनबी के साथ नहीं जाते। प्लीज़ मैथिली, सिर्फ एक बार चलो, वादा करता हूँ दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। सच में दोबारा नहीं आओगी? माही ने हैरानी से पूछा। ठीक है फिर, लेकिन ताई से क्या कहोगी? वो सब मुझ पर छोड़ दो। आकाश माही को लेकर ताई के पास गया। ताई, मुझे आज पूरे दिन के लिए माही चाहिए, आकाश ने कहा। आकाश की बात सुनकर ताई ने सवालिया नजरों से आकाश को देखा, फिर थूकदान में पान थूका और कहा, क्यों, इतनी पसंद आ गई क्या? हाँ, इतनी कि अब तो इसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। ये सुन माही गुस्से से आकाश को घूरने लगी। 1 लाख दो और पूरे दिन के लिए माही तेरी, बोल मंजूर है? 1 लाख? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो भूल जा माही को और अपने रास्ते निकल। कुछ सोचने के बाद आकाश ने अपने गले में पहनी हुई सोने की चैन उतारकर ताई को दी। ये रख लीजिए, इसकी कीमत 1 लाख से भी ज्यादा है। ये देख ताई बहुत खुश हुई और कहा, जाओ जाओ, ले जाओ माही को। आकाश ने माही को अपनी कार में बैठाया और चल दिया। आकाश और माही के जाने के बाद ताई एक गहरी सोच में पड़ गई। आज तक माही ने कभी भी किसी मर्द को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया और आज वो बिना कुछ कहे इस आकाश के साथ जाने के लिए राजी हो गई। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? माही ने पूछा। इस दुनिया से दूर, जहाँ खुद से मुलाकात हो। मैं कुछ समझी नहीं। चलो तो सही, सब समझ जाओगी। आकाश ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, जिसमें बहुत ही प्यारा गाना लगाया। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। ये कैसा गाना लगाया तुमने? बंद करो इसे, माही ने गुस्से से कहा। बजने दो ना, सिचुएशन से मैच हो रहा है, आकाश ने धीरे से कहा। क्या? कुछ नहीं। आकाश माही को समुंदर के किनारे ले आया। समुंदर देखकर माही खुशी से उछल पड़ी। वो दौड़कर समुंदर के किनारे पहुंच गई। आहा, न जाने कितने सालों के बाद इस समुंदर को देख रही हूँ। पता है आकाश, ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जानता हूँ, तभी तो यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है मैथिली, कॉलेज टाइम से जानता हूँ तुम्हें, मगर मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है मेरे बारे में? छोड़ो ना, लंबी कहानी है, प्लीज बताओ ना। ठीक है तो फिर सुनो। इतना कहकर आकाश 10 साल पहले अपने अतीत में चला जाता है। 10 साल पहले आकाश और विनय कॉलेज की तरफ से एक समर कैंप के लिए गुजरात आए हुए थे, जहां अलग अलग कॉलेजों के सारे स्टूडेंट्स इस कैंप में आए हुए थे। मैथिली को नृत्य का बहुत ही शौक था, इसलिए वो भी इस कैंप में आई हुई थी। रात को आकाश ऐसे ही टहल रहा था, तभी उसके कानों में घुंघरू की आवाज़ पड़ी। आकाश उस तरफ गया। मैथिली सब कुछ भूलकर अपने नृत्य में खोई थी। जब आकाश ने मैथिली को देखा तो देखता ही रह गया। मैथिली नृत्य में खोई थी और आकाश उसे देखने में। उतने में विनय आता है और आकाश को अपने साथ टहलने ले जाता है। दूसरे दिन आकाश मंदिर से गुजर रहा था, तभी उसे पूजा करती हुई मैथिली दिखी। आकाश छुपकर मैथिली को देखने लगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गई। इन 2 दिनों में आकाश हर जगह मैथिली को फॉलो करता था। आकाश बस खामोश था, मैथिली को देखता रहता। पूरा 1 दिन बीत गया, लेकिन आज मैथिली नहीं दिखी। पूछने पर पता चला कि वो आज ही यहाँ से चली गई। दूसरे दिन आकाश भी विनय के साथ वहाँ से चला गया। वर्तमान समय। उन 2 दिनों में मैं तुमसे प्यार करने लगा था। कैंप से वापस आने के बाद मैं एक पल भी सुकून से नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे बारे में जानने की, तुमसे मिलने की, तुमको देखने की अभिलाषा मेरी बेचैनी को और बढ़ा जाती थी। आज 10 साल हो चुके हैं उस मुलाकात को। जब तुम्हें कोठे पर देखा तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हें पता है मैथिली, मैं प्यार निभाने में यकीन करने वाला बंदा हूँ। जिस लड़की से प्यार किया उसे जिंदगी भर निभाऊंगा, इसलिए तुमको दिल में भरकर समाज सेवा में अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। आकाश ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है। लेकिन हमसे इश्क मत करो आकाश बाबू, बर्बाद हो जाओगे आप। तुम्हारे लिए मैं बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ, आकाश ने धीरे से कहा। जी कुछ कहा?
नहीं तो माही पूरा दिन समुंदर के किनारे बैठी रही, कभी पानी के साथ खेलती तो कभी वहाँ बच्चों के साथ मस्ती करती। माही आज बरसों बाद दिल से मुस्कुराई थी। एक पल के लिए वो अपने सारे दर्द भूलकर इस लम्हे को खुलकर जी रही थी। सूरज ढलने लगा था। समुंदर के किनारे डूबते सूरज को देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो मैथिली, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराया करो। ऐसा क्यों होता है आकाश, खुशी चंद पलों के लिए ही क्यों आती है? माही ने नम आंखों से कहा। खुशी तो हमेशा ही होती है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैथिली, इस दलदल से निकालना चाहता हूँ तुम्हें। ये मुमकिन नहीं है आकाश, मुझे खुद ही बाहर नहीं निकलना। बाहर निकली तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। क्यों, ऐसा क्या किया है तुमने जो इस दुनिया से भाग रही हो? जब मेरी असलियत जानोगे तो तुम्हारे सिर से यह इश्क का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। क्या है तुम्हारी असलियत, मैं नहीं बताऊंगी। माही बनने के पीछे क्या कारण है? आकाश ने इस बार आवाज ऊंची की। मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगी, माही ने कठोर आवाज में कहा। आकाश ने अब चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? माही ने अपना आपा खो दिया और जोर से चिल्लाई, खूनी, खूनी हूँ मैं, कत्ल किया है मैंने। सुना तुमने, खूनी हूँ मैं, खूनी। इतना कहकर माही रोने लगी। आकाश ने उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद माही शांत हुई। अब बताओ, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी जाननी है। प्लीज मुझे बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ जिसने तुम्हें खूनी बनने पर मजबूर कर दिया? तुम्हें जानना है ना मैथिली से माही बनने का सफर? तो सुनो। माही ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मेरा नाम मैथिली कुमार व्यास है। गुजरात के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ। हमारे परिवार में हम 4 लोग हैं। पापा जो एक शिक्षक है, माँ एक गृहिणी है, बड़ा भाई एक डॉक्टर है और पूरे परिवार में सबसे लाडली अगर कोई थी तो वो मैं थी। सबसे अलग, सबकी प्यारी, सबसे ज़्यादा बोलने वाली, हमेशा हंसने वाली एक आज़ाद लड़की। बचपन से ही मैं गिटार बजाती थी। एक गिटार पापा ने गिफ्ट किया था जिसे हमेशा मैं अपने पास रखती थी। कॉलेज के दौरान मैंने कई सारे अवार्ड हासिल किए। पापा का एक ही उसूल था कि जितनी आज़ादी से ज़िंदगी जीनी हो जियो, मगर कभी किसी से प्यार मत करना जिससे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मैं स्टेज शो के लिए एक बार मुंबई गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात इमरान से हुई। वो था ही ऐसा कि किसी भी लड़की को उनसे प्यार हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले हमारे बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। मैंने खुद को बहुत रोका कि मैं इमरान से प्यार नहीं करूं, क्योंकि पापा इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। सब जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाई। वो कहते हैं ना कि इश्क पर जोर नहीं। हम रोज मिलने लगे। एक दिन हमको हमारे पड़ोसी चाचा ने देख लिया और पापा को सारी बात बता दी। उस दिन पापा ने मुझे घर में कैद कर दिया, मेरी कॉलेज बंद करवा दी, मेरे सपनों को तोड़कर रख दिया और मेरी शादी हमारी बिरादरी के एक लड़के के साथ पक्की कर दी। मैंने पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। शादी के दिन ही मैं कैसे भी करके घर से भाग गई। इमरान के घर गई। उनके परिवार ने मुझे खुशी खुशी अपना लिया और मैं इमरान के साथ दिल्ली आ गई, क्योंकि गुजरात में रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। क्योंकि पापा ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी और पुलिस पागलों की तरह हमें ढूंढ रही थी। 3 साल हमने दिल्ली में बिताए। इमरान महीनों तक घर से बाहर रहता था। जब उसके काम के बारे में पूछती तो कहता कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है, इससे हम करोड़पति हो जाएंगे। एक दिन पापा हमारे घर आए। पता नहीं उन्हें हमारा पता किसने दिया। पापा ने हमें माफ़ कर दिया और उसके साथ गुजरात हमारे घर ले गए। घर पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। वहाँ पुलिस पहले से ही मौजूद थी। पुलिस ने इमरान को मार मार कर अधमरा कर दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। ये सब देखकर मैंने अपना आपा खो दिया और पुलिस वाले की गन निकालकर मैं पापा की ओर बढ़ी। आपने ही मारा है मेरे इमरान को। मेरी सारी खुशियाँ छीन ली आपने। क्यों किया इतना बड़ा धोखा? मेरा उसूल तोड़ा है तूने। मेरी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तू मेरे लिए मर गई है। तेरा अंतिम संस्कार तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तू ये दहलीज लांग कर गई थी। तू जानती भी नहीं है कि इमरान कौन है, मैथिली के पापा ने कहा, और जानना भी नहीं है। वो जैसा भी है आपसे तो अच्छा ही है। सोचा था आपने मुझे माफ़ कर दिया, मगर आपने तो अपनी ही बेटी के साथ धोखा किया। और इस हाथापाई में मुझसे ट्रिगर दब गया और गोली सीधी पापा को लगी। मैं बहुत डर गई
और वहां से भाग गई। झाड़ियों में इमरान को ढूंढा और इधर उधर मदद के लिए पुकारने लगी। तभी एक भले इंसान ने हमारी मदद की और हॉस्पिटल पहुंचाया और ठीक होते ही इमरान मुझे गाजियाबाद ले गया। इतने सालों में भी मुझे इमरान के काम के बारे में कुछ नहीं पता चला। एक दिन इमरान ने मुझे कहा, मुझे पास में एक फैक्ट्री है, वहां जाना होगा। मैं बिना उससे सवाल किए वहां चली गई। वहां जब गई तो पता चला कि यहाँ लड़कियों को बेचकर उसे दुबई भेजा जा रहा है और उसका लीडर है इमरान खान। और तो और उसने मुझे भी बेच दिया था। सारी सच्चाई पता चलने के बाद मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। मैं किसी भी तरह से इमरान को गोली मारकर और लड़कियों को आज़ाद करवाकर वहां से भाग गई। जिस इमरान पर भरोसा करके मैंने अपने पापा को, अपने परिवार को तकलीफ दी, उसी ने मुझे बेच दिया। उस दिन मुझे प्यार पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ गया। मैं सीधा गुजरात अपने घर आई। सोचा पापा माफ़ कर देंगे। घर पहुंची तो देखा वहाँ ताला लगा हुआ था। गांव वालों को पता चला कि मैं आई हूँ तो सब वहाँ इकट्ठा हो गए। यही है वो लड़की जिस लड़की को जीने का कोई हक नहीं है। तेरी वजह से तेरे पापा की जान गई। ये सदमा तेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी उसी दिन चल बसी। तू लड़की नहीं खूनी है, खूनी अपने माँ बाप की खूनी। मारो इसको मारो, गांव के मुखिया ने कहा। सब पत्थर और लकड़ियां लेकर मुझे मारने लगे। धक्के मारकर मुझे इस गांव से बाहर निकाल दिया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को समुद्र के किनारे पाया। मार के कारण पूरा बदन दर्द से तड़प रहा था। दिल टूटा, भरोसा टूटा, अपनों का साथ छूटा। मैंने उसकी जिंदगी छीनी जिसने मुझे जिंदगी दी। अब इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए समुद्र में कूदकर मैंने अपनी जान देने का फैसला किया। जैसे ही कूदने गई तभी एक औरत ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। छोड़ दो मुझे, नहीं जीना मुझे। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, क्यों इस तरह मरने जा रही हो? उस औरत ने कहा, कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया है। मैं एक खूनी हूँ। मैंने अपने माँ बाप की हत्या की है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैथिली ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाऊंगी जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। चिंता मत कर, वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाएगी। भूल जा इस जिंदगी को, अपनी पहचान को। आज से मैं तुझे एक नई पहचान दूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? उस औरत ने कहा, मैथिली। नाच गाना आता है? उस औरत ने कहा, इसमें तो मैं माहिर हूँ। तो फिर ठीक है, आज से तुम मैथिली नहीं माही हो। चलो मेरे साथ, उस औरत ने कहा। वो औरत कोई और नहीं, ताई थी। ताई मुझे मधुरगंज ले आई। आज मुझे इस कोठे पर आए हुए 1 साल हो गए, लेकिन आज भी जब आंखें बंद करती हूँ तो गांव वालों के वो शब्द मेरे जहन में इस तरह चुभ रहे हैं कि मैं चाहकर भी इनसे निकल नहीं सकती। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तब अकेले में रो लेती हूँ। काश मैंने पापा की बात मान ली होती तो आज मेरा पूरा परिवार जिंदा होता। मैं भी एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी बिता रही होती, लेकिन मैं प्यार में अंधी हो गई थी। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। पश्चाताप की आग में मैं हर रोज मर मर कर जी रही हूँ। आकाश स्तब्ध होकर माही को सुन रहा था। उसकी आंखें आंसू से झलक गई। तो ये था मैथिली से माही बनने का सफर। मैथिली ने नम आंखों से कहा। थोड़ी देर वातावरण में शांति छाई रही। फिर इस चुप्पी को तोड़ते हुए आकाश ने कहा, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना कुछ सहा है। तुम बहुत बहादुर हो मैथिली। इस दुनिया से बाहर निकलो। इससे आगे भी एक खूबसूरत दुनिया है। तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकती हो। बाहर दुनिया वाले जीने नहीं देंगे आकाश। अनजाने में की गई अपनी ये गलती की सजा इस तरह क्यों खुद को दे रही हो? प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तुमने भी वही किया। इमरान अच्छा इंसान नहीं निकला। इसमें तुम्हारी क्या गलती है मैथिली? जिस तरह तुमने उस वक्त सारी लड़कियों को बेचने से बचाया था, उसी तरह तुम कोठे की सारी लड़कियों को इस दलदल से निकाल सकती हो। मगर कैसे? इन सबको यही सब आता है। वो सब यहाँ से निकल कर क्या करेगी आकाश? मेरी बात सुनो मैथिली। देखो, हर इंसान में एक ऐसी खूबी होती ही है जिसको उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये सब कहानियों में अच्छा लगता है आकाश। इन सब का यही भविष्य है। कोठे की दुनिया के अलावा और कोई भी दुनिया इन्हें नहीं अपनाएगी। तुम व्यर्थ में कोशिश करना बंद कर दो आकाश। कोई फायदा नहीं। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बातें कर रही हो, देखकर ताजुब हो रहा है। सच कहूँ तो तुम अंदर से मर गई हो।
ये मैथिली नहीं माही है। सच तो ये है कि तुम कोशिश ही नहीं करना चाहती। इन औरतों को, लड़कियों को तुम चाहो तो एक नई जिंदगी दे सकती हो, लेकिन तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। आकाश की बात सुनकर माही ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है आकाश, मैंने कोशिश नहीं की होगी? मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला आकाश, ताई कुछ करने ही नहीं देगी। पहले मेरी बात तो सुनो, तुम्हें सही ना लगे तो मत करना, आकाश ने कहा। ठीक है, बताओ ऐसी क्या बात है जो मेरे दिमाग में नहीं आई? तुम्हें सारी लड़कियों में वो खूबी ढूंढनी है जिसको उसके अलावा कोई और ना कर सकता हो, फिर उसे उस काम में आगे बढ़ाएंगे जिसे वो सब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। तुम्हें देखना होगा कि वो सब किस काम में माहिर है। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी खूबी होती ही है मैथिली। मैथिली ने आकाश की बात को गौर से सुना और फिर कहा, ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अपने दर्द से बाहर आओगी तो दिमाग काम करेगा ना। ऐसा नहीं है आकाश, मैंने भी कई कोशिशें की, लेकिन तुम्हारी बात ने तो मेरी मरी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। तो क्या सोचा तुमने मैथिली? आकाश ने कहा। ठीक है, अब यही मेरा मकसद होगा, उन लड़कियों को उस दलदल से निकालना, और यही मेरा पश्चाताप भी। अब आगे से कोई मैथिली माही नहीं बनेगी, मैथिली ने कहा। यह सुनकर आकाश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। आकाश ने खुश होते हुए कहा, ये हुई ना बात बेगम साहिबा। यह सुनकर मैथिली ने कहा, अब ज़्यादा ड्रामा मत करो और रात होने वाली है, मुझे कोठे पर छोड़ दो, वरना ताई को तो तुम जानती ही हो। वो तो छोड़ दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, चलो आइसक्रीम खाते हैं, आकाश ने कहा। ठीक है चलो। दोनों आइसक्रीम की दुकान पर गए। आकाश इस तरह आइसक्रीम खा रहा था कि उसकी नाक पर भी आइसक्रीम लग गई। ये देख मैथिली जोर जोर से हंसने लगी। आकाश तो बस उसे ही देखता रह गया। हंसती हुई कितनी प्यारी, कितनी मासूम लग रही है, एकदम छोटी बच्ची जैसी। कोई नहीं कहेगा कि इस लड़की ने न जाने कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द सहे हैं, लेकिन अब मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी दूंगा तुम्हें, देखना तुम। आकाश मन ही मन सोच रहा था, ऐसे कौन खाता है, मैथिली ने कहा और फिर से हंसने लगी। मैं यानी कि आकाश खन्ना, आकाश ने कहा। आओ मैं साफ कर देती हूँ। मैथिली ने अपने दुपट्टे से आकाश की नाक पर लगी आइसक्रीम साफ की। आज तुम्हारी वजह से इतने सालों में पहली बार खुलकर हंसी हूँ। तुमने जिंदगी जीने का नया तरीका दिखाया है। इन सब के लिए थैंक्स आकाश, मैथिली ने कहा। शायद भगवान ने इन सब की जिंदगी संवारने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, आकाश ने कहा। रात होने वाली है, हमें अब चलना चाहिए। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैथिली ने हैरानी से पूछा। गाड़ी में बैठो, बताता हूँ। मैथिली गाड़ी में बैठ गई। आकाश ने कार स्टार्ट की और कोठे की ओर चल पड़ा। अब बताओ कैसी शर्त? मैं तुमसे मिलने आऊँगा, इजाज़त है। तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, आगे से पैसे या फिर कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है, आकाश ने खुश होते हुए कहा। शुक्रिया बेगम। फिर से बेगम? और नहीं तो क्या, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है मैथिली जी, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। और बातों बातों में आपकी मंजिल भी आ गई। मैथिली ने देखा कि कोठा आ गया। आकाश और मैथिली कोठे के अंदर आए। आपकी माही को छोड़ने आया हूँ, माही से मिलने आता जाता रहूँगा, आकाश ने ताई से कहा। वक्त का काफ़ी पक्का है तुम, चलिए बाई, अपना ख्याल रखना, आकाश ने मैथिली से कहा। आप भी, कहते हुए मैथिली अपने कमरे में चली गई। आकाश कोठे से बाहर आया और कार में बैठा। आकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब देखना ये है कि मैथिली ये सब कैसे करती है। थैंक्स मोहना, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं मैथिली तक कभी पहुंच नहीं पाता। मैथिली अपने कोठे पर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में चली गई और आकाश की बातों को सोचने लगी। उतने में ही हीर खाना लेकर आई। मैथिली ने एक निवाला मुंह में रखा। आज खाना किसने बनाया हीर? माही ने कहा। वो नजमा दीदी और सौम्या दीदी ने। क्यों, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, मैं अभी आई, कहते हुए मैथिली भागकर रसोई घर में गई जहां नजमा और सौम्या खाना बना रही थी। मैथिली को देख नजमा ने कहा, अरे माही तुम यहाँ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नजमा दी, खाना बहुत अच्छा बना है सच में। वो क्या है ना,
मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। ये मैंने अपने पापा से सीखा था। वो एक अच्छे रसोइये थे, नजमा ने कहा, और इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज से आप दोनों ही खाना बनाएगी। इतना कहकर माही मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इसे क्या हो गया? सौम्या ने हैरानी से कहा। सुबह उठकर मैथिली महादेव की पूजा करने चली गई। पूजा के बाद वो जब कोठे पर आई तो देखा कि सुनीता बहुत ही सुंदर तरीके से एक दुपट्टे में हीरे मोती का जड़तर कर रही थी। अरे वाह सुनीता दीदी, आपने बहुत अच्छा दुपट्टा बनाया है। अरे वो क्या है ना, यहाँ आने से पहले मेरे मर्द का यही धंधा था तो मैं भी सीख गई, मगर उसके जाने के बाद सब बंद हो गया। पैसे नहीं थे कि घर का किराया दे सकूं, इसलिए मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। मैं अकेली दर दर भटकती रही, मगर किसी ने मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। भूखी प्यासी भटकती रही। फिर एक दिन मोहना मिली और वो मुझे यहाँ ले आई। ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा। मोहना तो भाग गई, लेकिन मुझे इस दलदल में फंसा गई। खैर छोड़ो ये सब, मैं भी पता नहीं क्या लेकर बैठ गई। अच्छा वो मोहना ने हिम्मत दिखाई और यहाँ से भाग गई। काश ऐसी हिम्मत कोठे की बाकी लड़कियों ने की होती तो आज ये कोठा ही नहीं होता। मोहना की अच्छी किस्मत कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। आज वो जहाँ भी होगी इस जिंदगी से तो अच्छी ही जिंदगी गुजार रही होगी। हमको तो पूरी जिंदगी इसी नरक में बितानी है माही। छोड़िए सब बातें, तो जा आराम कर। ठीक है दीदी। इतना कहकर मैथिली चली गई। मैथिली को धीरे धीरे सबकी खूबियां मालूम चलने लगी। सब में कोई ना कोई हुनर था जो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। 3 दिन बीत चुके थे और इन 3 दिनों में मैथिली को वहाँ की सारी औरतों में कोई ना कोई खूबी दिखी। इतने सालों में मुझे ये कभी नहीं दिखा। थैंक्स आकाश, तुमने मुझे सही राह दिखाई है। मैं अब इनकी जिंदगी यहाँ बर्बाद नहीं होने दूंगी। मगर सबको कहूँगी क्या? ये सब मानेगी? अगर मान भी गई तो कहाँ ले जाऊंगी? इतना आसान नहीं है ये सब। मुझे कुछ तो करना होगा। पहले इन सब के रहने और खाने पीने का इंतजाम करना होगा, उसके बाद ही मैं इतना बड़ा कदम उठाऊंगी। अब जब सोच ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैथिली मन ही मन सोचने लगी। थोड़ी देर बाद हीर मैथिली के कमरे में आई और कहा, दीदी वो आकाश भाईजान आए हैं। ठीक है, हमारे कमरे में भेजो। कुछ देर बाद आकाश आया और दरवाजे पर खड़े होकर मैथिली को देखने लगा। अंदर आने की इजाज़त है क्या बेगम साहिबा? कितनी बार कहा है हमें बेगम मत बुलाइए। हम तो अब यही बुलाएंगे, आपसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा हुआ आप आ गए, हम अभी आपको ही याद कर रहे थे। ये सुन आकाश ने खुश होते हुए कहा, क्या कहा आपने? हमें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब लड़कियां, औरतें कोई ना कोई काम बहुत अच्छे से जानती है। सब में कोई ना कोई खूबी है, लेकिन मैं इन सबको लेकर जाऊंगी कहाँ? बस इतनी सी बात। चलो मेरे साथ, तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। मैथिली आकाश के साथ चल दी। आकाश एक सुंदर जगह मैथिली को ले आया। दोनों कार में से उतरे। सामने बहुत ही सुंदर आश्रम था जिसके ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखा था, निर्मला सदन। ये कौन सी जगह आकाश? ये मेरी माँ ने बनाया था और उसी के नाम पर इस आश्रम का नाम रखा। यहाँ वो सब औरतों और लड़कियों को आसरा दिया जाता है जो अनाथ है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो और घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया हो, जो किसी न किसी रूप से पीड़ित हो, उन सबको यहाँ आश्रय मिलता है। इन सब ने यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई है जहाँ खुशियाँ और प्यार बेशुमार है। अंदर आओ मैथिली। मैथिली आकाश के साथ अंदर गई। एक बहुत ही खूबसूरत सा बगीचा जो चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। तितलियाँ, चिड़ियाँ, सब कुछ इतना खूबसूरत था मानो सारी दुनिया की प्रकृति यहीं आकर बस गई हो। मैथिली तो ये सब देखकर खुशी से उछल पड़ी। आहा, कितना सुंदर बगीचा है। एक छोटी सी तितली उड़कर मैथिली के हाथ पर बैठ गई। मैथिली ने खुशी से उछलते हुए कहा, कितनी प्यारी है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आओ मैं सबसे मिलवाता हूँ। आकाश ने मैथिली को सबसे मिलवाया। जानती हो मैथिली, ये सब मेरा परिवार है, इनसे मिलो। ये है गंगा माँ। मेरी माँ ने आश्रम बनवाया था। एक एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा की मौत हो गई, तब मैं सिर्फ 15 साल का था। उसके बाद इन्होंने ही मुझे संभाला, प्यार दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। इन सब के साथ मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ और मेरे इस परिवार में मैं तुम्हारे परिवार को शामिल करना चाहता हूँ।
तुम कोठे की सारी औरतें और लड़कियों को यहाँ ले आओ, सब साथ रहेगी और ये सब भी उनसे कुछ नया सीखेगी। तुम नहीं जानते आकाश, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। तुम नहीं होते तो मैं। चुप, कुछ मत कहो, आकाश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही रहोगे ना हमेशा? हाँ, आओ मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? मैथिली ने आश्चर्य से पूछा। आओ मेरे साथ, कहते हुए आकाश मैथिली को अपने साथ ले गया। आकाश मैथिली को एक कमरे में ले आया जहाँ एक औरत बच्चे को खिला रही थी। उसे देख मैथिली की आंखों में आंसू बहने लगे। मोहना, मैथिली ने नम आंखों से कहा। मैथिली। मैथिली दौड़कर मोहना के गले लग गई। दोनों खूब रोई। कैसी है तू मैथिली? तू तो भाग आई, लेकिन हम उस नरक से निकल ही नहीं पाए मोहना, इसलिए तो मैंने आकाश को भेजा था वहाँ। तुमने? मैथिली ने हैरानी से कहा। हाँ, जब मोहना यहाँ रहने आई तब उसने अपनी और तुम्हारी कहानी बताई और कहा कि तुम्हें और बाकी सबको यहाँ लेकर आऊँ, आकाश ने कहा। ये सुन मैथिली रोने लगी। मेरे इस नन्हे शैतान से मिल, एकदम तेरे जैसा ही है। ये किशन है मेरा बेटा, मोहना ने कहा। मैथिली किशन के पास गई और उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। बिल्कुल तुम्हारे जैसा है मोहना। मैं इतनी शरारतें नहीं करती थी जितनी ये करता है। घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब ताई को क्या कहूँगी, वो कभी राजी नहीं होगी इसके लिए, मैथिली ने कहा। कोशिश करने में क्या जाता है, वो भी एक औरत है, वो जरूर समझेगी, आकाश ने कहा। ताई बहुत जिद्दी है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेगी, मोहना ने कहा। मानना तो पड़ेगा ही, आकाश ने कहा। मैं अकेले नहीं जाऊंगी आकाश, तुम चल रहे हो मेरे साथ, मैथिली ने कहा। ठीक है चलो। दोनों कोठे पर पहुंचते हैं। मैथिली ने सबको हॉल में इकट्ठा किया। क्या हुआ माही, सबको ऐसे क्यों बुलाया, नजमा ने कहा। बताती हूँ, सब बताती हूँ। तो सुनिए सब, मैं आप सबको यहाँ से आज़ाद कराकर एक नई दुनिया में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ आप सब मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। अब हमको नाच नाच कर पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। हमको समझे नहीं माही, आकाश एक संस्था चलाता है, वहाँ हम जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, वो सब वहाँ रहती है, काम करती है। मैं आप सबको वहाँ लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ रहेंगे, काम करेंगे और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ये सुन नजमा और बाकी सब एक साथ बोल पड़ी। सच? सच में ऐसा हो सकता है माही? हम यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं? तुम सच में हम सबको इस नरक से निकालोगी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन ताई, सौम्या ने कहा। उन्हें मैं समझाऊंगी, वो जरूर मान जाएगी, मैथिली ने कहा। उतने में ही ताई आती है। किसको क्या समझाना है माही? ताई वो, मैथिली की बात बीच में ही काटते हुए ताई ने कहा। सुना, सब सुना मैंने। तू मेरा कोठा बंद करवाना चाहती है, यही ना? नहीं ताई, आप गलत समझ रही है। तू क्या चाहती है? हाँ, कोठा बंद करके हम सब रास्ते पर भीख मांगे? नहीं ताई, किसी को भीख नहीं मांगनी पड़े, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी ताई, भरोसा रखो। इन सबको देखिए ताई, सब में कोई ना कोई खूबियाँ है और मैं उसी में सबको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इन सबको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी ताई। प्लीज़ ताई, एक बार हाँ कह दीजिए, हम सबके सुनहरे भविष्य के लिए। ये सुन ताई की आंखों में नमी उतर आई। अगर इन सबका भविष्य सुनहरा होता ना माही, तो ये सब इस कोठे में नहीं होती। मैं बस एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ ताई, प्लीज़ मान जाइए ताई। ठीक है, अगर तुम हम सबको इस नरक से निकाल सकती हो तो ठीक है, हम सब तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैथिली सबको लेकर निर्मला सदन आती है। वहाँ की सारी औरतें सबका स्वागत करती है, जान पहचान होती है, बातें होती है। मैथिली ने सबको मोहना से मिलवाया। मोहना को देख सब बहुत खुश हुए, सिवाय ताई के। ताई, अब गुस्सा छोड़ दो और मोहना को माफ़ कर दो, मैथिली ने कहा। ताई हल्का सा मुस्कुराई और मोहना को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद मैथिली ने कहा, कल से हमें हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। आपको वो काम करने हैं जो आप अच्छी तरह से कर सकती है। लेकिन दीदी, हम सबको तो कुछ नहीं आता और ये सब इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, हीर ने कहा। किसने कहा कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही काम कर सकते हैं? कभी कभी हमारे अंदर की खूबियाँ भी हमें पैसे कमाने में मदद कर सकती है, मैथिली ने कहा। हमको समझे नहीं माही,
नज़मा ने कहा। समझाती हूँ, मैंने आप सब में कोई ना कोई खासियत देखी है, इसलिए मैं आप सबको उसके हिसाब से काम दूंगी। बस वही आपको करना है, मैथिली ने कहा। और वो काम क्या है माही? सौम्या ने कहा। नज़मा दीदी और सौम्या दीदी, आप दोनों खाना बहुत अच्छा बना लेती है। और नज़मा दीदी, आप तो बचपन से ही जानती है खाना बनाना, तो मैं चाहती हूँ कि आप खाने बनाने का बिजनेस शुरू करें। मेरा मतलब है कि टिफ़िन सेवा शुरू करें। सुनीता दीदी, आप कपड़े पर बहुत अच्छा जड़तर काम जानती है। आपके पति के साथ आपने सीखा है, इसलिए आप यही काम शुरू कर दीजिए। और हीर, तुम आगे पढ़ने के लिए मुंबई जा रही हो। सुनीता दीदी, आपके चिंटू को हम यही किसी अच्छे स्कूल में भेज देंगे, उसकी पढ़ाई ज़रूरी है, मैथिली ने कहा। और इसी तरह बाकी लड़कियों को भी उसकी खासियत के अनुसार मैथिली ने काम दे दिया। इस तरह मैथिली ने सबको अपना अपना काम समझा दिया। तो आप सब तैयार हैं हमारे आने वाले नए कल के लिए, मैथिली ने कहा। सबने साथ में कहा, हम तैयार हैं। लेकिन शुरुआत कैसे करें माही? कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मेरी आकाश से बात हो गई है, वो हम सबकी मदद करेगा। और एक खास बात, मेरा नाम मैथिली है, माही नहीं, इसलिए आज से सब मुझे मैथिली ही कहेंगे। रात को मैथिली आसमान की ओर देखते हुए खुली हवा में बैठी हुई थी। तभी आकाश उसके पास आया और कहा कि सोच में डूबी हुई हूँ मैथिली। सोच रही हूँ कि अभी नींद खुल जाएगी और ये सपना टूट जाएगा। ये सपना नहीं, हकीकत है मैथिली, सब बदलने वाला है अब। मैथिली ने अपना सिर आकाश के कंधे पर रख दिया और कहा, तुम एक फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए हो आकाश। तुम नहीं होते तो आज भी हम सब उसी नरक में सड़ रहे होते। थैंक यू शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी थैंक यू आकाश इन सब के लिए। पता है मैथिली, आज मुझे लगता है कि मैंने सही में कुछ किया है। आज मुझे मेरे समाज सेवक होने पर गर्व महसूस हो रहा है। मैथिली, कल का सूरज सबकी जिंदगी में एक नया उजाला लेकर आने वाला है। आकाश की मदद से सबने नया काम शुरू किया। धीरे धीरे वक्त बीत गया। नज़मा और सौम्या के खाने की तारीफ पूरे शहर में और उसके बाहर भी होने लगी। और आज उसे रेस्टोरेंट से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उधर सुनीता दीदी ने खुद की बुटीक खोली। अब उसकी साड़ियाँ, दुपट्टे, लहंगा चोली सब पूरे शहर में बिकने लगे। और आज गुजरात के सूरत शहर में काम के लिए सुनीता दीदी को सूरत बुलाया गया। ताई गंगा माँ के साथ मिलकर पूरे आश्रम की साफ सफाई करती थी। कुल मिलाकर सबने अपने अंदर की कला को पहचानकर उनमें अपना एक अलग ही नाम ले लिया था। 2 साल बीत गए, सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। आकाश भी हफ्ते में एक बार यहाँ आता था। मैथिली भी पास ही के एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी। आज नज़मा और सौम्या को 10 लाख का मुनाफा ज़्यादा हुआ और दोनों पैसे लेकर मैथिली के पास आई और कहा, मैथिली ये पैसे रख लो। किस लिए? क्योंकि इस पैसे पर हमसे ज़्यादा तुम्हारा हक है। तुम नहीं होती तो हम अभी भी उस नरक में पड़े होते। तुमने हमें नई जिंदगी दी है मैथिली। आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ना मत करना मैथिली, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यह आप दोनों की मेहनत का फल है। इस पैसे पर सिर्फ आपका हक है। अगर फिर भी आप मुझे देना चाहते हैं तो ये पैसे रोड के उस पार बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं, उनको दे दीजिए ताकि कुछ सालों तक उसे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। नज़मा और सौम्या दोनों ने खुश होते हुए कहा, तुम बहुत ही अच्छी हो मैथिली, बहुत अच्छी। शाम को मैथिली पेड़ के नीचे बैठी बैठी सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी आकाश उसके पास आया। किसके ख्यालों में डूबी हुई हो बेगम साहिबा? आकाश ने कहा। सोच रही हूँ तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से कैसे भगाऊं। ये सुन आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। जानती हूँ। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा मकसद पूरा हो गया। इन सबको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। अब मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं है और ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम एक फरिश्ते की तरह आए हो मेरी जिंदगी में आकाश। सुना था इंसान जब मुसीबत में होता है तो भगवान कोई ना कोई रूप में उसकी मदद करने जरूर आते हैं, और आज देख भी लिया। मुझे भगवान का दर्जा ना दो मैथिली, मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। तुम इन सब के लिए एक प्रेरणा बन गई हो। आई एम प्राउड ऑफ यू मैथिली। आज अगर पापा होते तो, इतना कहकर वो रो पड़ी। अपनी उंगलियों से मैथिली के आंसू पोंछते हुए आकाश ने कहा, तुम्हारे पापा जहाँ कहीं भी होंगे
वो अपनी बेटी को इस तरह देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह मुस्कुरा दो। आकाश की बात सुनकर मैथिली थोड़ा मुस्कुराई। मैथिली वो मैं, इतना कहकर आकाश रुक गया। कुछ कहना है? मैथिली ने कहा। हाँ, पर कहूँ कि नहीं, इसी असमंजस में हूँ। दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह डालो। आकाश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझसे शादी करोगी? क्या? मैथिली ने हैरानी से कहा। सही सुना, मुझसे शादी करोगी? ये सुन मैथिली एक गहरी सोच में पड़ जाती है। मुस्कान की जगह अब उदासी ने ले ली थी। जवाब की जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचकर कल सुबह जवाब दे देना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। इतना कहकर आकाश वहां से चला गया। रास्ते में गंगा माँ और हीर, जो छुट्टियों में यहाँ आई हुई थी, उसने देखा तो आकाश को अपने पास बुलाया। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान हो? गंगा माँ ने कहा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भाईजान, आपने दीदी से अपने दिल की बात कही कि नहीं? हीर ने कहा। कही ना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सुबह तक का वक्त दिया है, पता नहीं हाँ कहेगी या ना। लेकिन इसमें सोचना क्या, गंगा माँ ने कहा। पुराने जख्म है माँ, वो अभी भी उनसे बाहर नहीं निकल पाई। थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उनकी जिंदगी में प्यारी प्यार भर दूंगा, जिससे वो अपने सारे जख्म भूल जाएगी। मैथिली गुमसुम सी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी गंगा माँ वहां आई। किस सोच में डूबी हुई हो बेटी? गंगा माँ ने कहा। ये जिंदगी ऐसी क्यों होती है माँ? कब कहाँ किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, ये कोई नहीं जानता। आकाश बहुत अच्छा है माँ, पर मैं उसके लायक नहीं हूँ। जब भी एक कदम आगे बढ़ाने जाती हूँ तो पुराने जख्म उभर कर फिर से उस अंधेरे में डाल देते हैं, जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं। एक बार प्यार करके उसका नतीजा देख लिया, अब दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं है मुझ में माँ। जिंदगी ऐसे अकेले नहीं काटी जाती बेटा। हर मोड़ पर किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी के प्यार की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा एक जीवन साथी जो हर वक्त आपको खुशियाँ दे, हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। ये दोनों गुण मैंने आकाश में देखे हैं मैथिली। बचपन से मैंने उसे पाला है। तुमसे मिलने के बाद वो प्यार करना सीख गया, वो प्यार जो उसे बचपन से कभी नहीं मिला। और मुझे पूरा भरोसा है कि उसका प्यार धीरे धीरे तुम्हारे सारे जख्मों को भर देगा। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। तुम जो भी फैसला करोगी उसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर गंगा माँ चली गई। सारी रात मैथिली करवट बदलती रही। सुबह आकाश जाने के लिए निकला। सबसे मिलकर वो इधर उधर मैथिली को ढूंढने लगा, मगर वो कहीं नहीं दिखी। उदास होकर आकाश वहां से जाने लगा। कुछ दूर चलते ही मैथिली ने पीछे से आवाज लगाई, आकाश। आकाश ने मुड़कर देखा तो मैथिली ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। आई लव यू आकाश, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हीर ने ये सब देख लिया। वो दौड़कर सबको बताने लगी, सुनो सुनो, दीदी शादी के लिए मान गई। दीदी ने हाँ कह दी। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। आकाश मैथिली भी वहां आ गए। उन्होंने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आश्रम में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैथिली ताई के पास आई और ताई ने उसे अपने गले से लगा लिया। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। ताई ने मैथिली के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरा और काम करना है आपको, करेगी ना ताई? मैथिली ने कहा, कौन सा काम बेटी? मेरी माँ बनकर मेरा कन्यादान भी तुझे ही करना है, करेगी ना ताई? ये सुन ताई उसके गले लगकर रो पड़ी। शादी का दिन आ गया। सारी रस्मों रिवाजों के साथ शादी पूरी हुई। मैथिली विदा होकर आकाश के घर आ गई, लेकिन वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय निर्मला सदन में ही बिताती। जब भी वहाँ बेसहारा औरतें आती है तो मैथिली सबको कोई ना कोई काम देकर उन सबको आगे बढ़ने में मदद करती है। 2 साल बाद मैथिली को समाज सेवकों की तरफ से पारितोषिक दिया गया। मैथिली स्टेज पर गई। इस पुरुष प्रधान देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो चुप रहकर अपने आप पर हो रहे अन्याय को सहती है। मैं उन सभी औरतों को यही कहना चाहती हूँ कि जुर्म करना अगर पाप है तो जुर्म सहना भी पाप है। आप जैसी सभी औरतों के लिए निर्मला सदन के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। हिम्मती बनो, निडर बनो और अन्याय का सामना करो, वरना मैथिली से माही बनने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। पूरा स्टेज तालियों से गूंज उठा। आकाश ने मुस्कुराते हुए मैथिली को थम्सअप दिया। मैथिली आज हर कमजोर लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। आकाश की एक सोच ने मैथिली और बाकी सारी लड़कियों की जिंदगी बदल दी। मैथिली ने भी उसी सोच पर आगे बढ़ते हुए यह साबित कर दिया
कि औरतें कमज़ोर नहीं होती, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैथिली ने सारी महिलाओं को आत्मसम्मान से जीना सिखा दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।